नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 11 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ सबका विकास। कई खाड़ी देशों की मस्जिदों में भी वो आए, मुसलमानों के संग बैठ के बातचीत भी कर ली। ये एक चेहरा था। दूसरा चेहरा गिरिराज जी का है, जो बिहार में आग लगा रहे हैं, हिंदू जागरण हिंदू अभियान की तरह यात्रा निकाल रहे हैं। मकसद क्या होगा यात्रा का, मुझे और आपको बताना नहीं है। गिरिराज जी जैसे जहर उगलते हैं, बात बात में पाकिस्तान भेजने की धमकी देते हैं। तो इस यात्रा का मकसद क्या नीतीश कुमार को ठिकाने लगाना है? ये अभय जी ने कहा, मुझसे आज बातचीत की, बहुत रोचक बातचीत हुई। गिरिराज जी की यात्रा को ना तो मोदी शाह समर्थन कर रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं। मतलब पीठे पीछे बैठकर गेम खेलेंगे वो। खेल क्या है? क्या भरोसा खत्म हो गया है कि हिंदुत्व की भावना कम पड़ गई है? दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को ये समझ आ गया कि अब तक ये जो विकास की बातें थी और जो डर दिखाने वाली बातें थी, खत्म हो गई। लोगों ने समझ लिया कि विकास का नारा झूठा है, मुसलमानों का डर झूठा है। तो एक नया प्रयोग किया जा रहा है कि दोबारा से मुसलमानों को डर दिखाओ। भास्कर ने बहराइच के दंगों पे एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसमें कहा गया है, दिखाया गया है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने कहा था 2 घंटे में निपटा दो सारा, जहां आग लगानी हो, जहां जो कुछ कांड करना हो। बड़ा भयंकर स्टिंग ऑपरेशन है, देखकर आपकी रूह फना हो जाएगी। कौन है बहराइच के दंगों के पीछे? भारतीय जनता पार्टी का विधायक अपनी पार्टी के यूथ विंग के अध्यक्ष और नेताओं पे आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि यही लोग थे फसाद करने वाले। मेरी गाड़ी में पथराव किया गया, गोली चलाई गई, मेरे बेटे का शीशा खुला होता गाड़ी का, उसकी कनपटी पे गोली लगती। मतलब जब बात अपने घर तक आ गई, अपने बेटे की मौत समझ में आ गई, सामने दिखने लगी, तो भाजपा के विधायक ने भी सच बता दिया कि आखिर में आग लगाने वाले कौन थे, कारण क्या है, खेल क्या है, क्यों देश को इस आग तक ले जाना चाहते हैं। उधर गुजरात में एक सांप पकड़े गए, वो नकली अदालत लगाए हुए थे, बाकायदा कोर्ट में आदेश जारी कर रहे थे। एक ठग जो थे, पिछले दिनों कश्मीर हुआ आए थे सिक्योरिटी लेकर। माल कमाएगा गुजरात का भाई और घंटा बजाएगा यूपी का भाई। बहुत रोचक बातचीत है। अभय दुबे जी के पास चलते हैं, सुनते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, सारी बातचीत करते हैं अभय जी से। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। गिरिराज, बीजेपी सोच रही है जनसंख्या नियंत्रण बिल ले आए। टारगेट पे हमेशा मुसलमान रहते हैं, कि वो कहते भी है ना, मतलब लोग जब आग लगाने की कोशिश करते हैं कि उनके 10-10 बच्चे होते हैं, 15-15 बच्चे होते हैं, 4-4 शादी करते हैं। इस तरह का वातावरण तैयार किया जाता है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और स्टालिन, स्टालिन तो मान लिए चलिए विपक्ष में, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के कंधे पे तो सरकार चल रही है। चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान कर दिया, भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, और अगर ये जनसंख्या नियंत्रण बिल लाएंगे तो सरकार ही अधर में रहेगी। तो जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने का खेल क्या है? क्या मुसलमानों को टारगेट करना है, मैसेज देना है? और अगर मैसेज देने की कोशिश करेगी मोदी सरकार, तो क्या इतनी हिम्मत, इतनी दम बची है मोदी सरकार में, नायडू का विरोध करके वो जनसंख्या नियंत्रण बिल ले आए? आपको क्या लगता है? देखिए, जनसंख्या और उसका नियंत्रण यानी जनसंख्या और उसका प्रबंधन, ये एक बहुत गंभीर मसला है। ये हम सब लोगों के वर्तमान से जुड़ा हुआ है और हमारे भविष्य को निर्धारित करता है कि हम आगामी समय में हमारा देश किस दिशा पर कहाँ जाने वाला है, उसकी उसकी क्या हालत होने वाली है, उसकी दुर्गति होगी या उसकी सदगति होगी। ये बात जनसंख्या नियंत्रण और उसके प्रबंधन से तय होता है। इसमें सबसे बड़े खलनायक कौन है? गिरिराज सिंह जैसे लोग। भाई, गिरिराज सिंह इस वक्त बिहार के अंदर एक हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं और अपने जो एनडीए की पार्टनर है जनता दल यूनाइटेड, जिसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार बिहार के, उसके विरोध के बावजूद कर रहे हैं। इनको लगता ये है गिरिराज सिंह को कि वो सीमांचल के इलाकों में जाएंगे और वहां पे चूंकि मुसलमान आबादी ज्यादा है, इसलिए उसका हवाला देकर, उल्टे सीधे झूठे सच्चे आंकड़े देकर ये दिखाएंगे कि मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ रही है, हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है, इसलिए हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ गोलबंद हो जाना चाहिए, हिंदुओं को भी बहुत बड़े पैमाने पर बच्चे पैदा करना चाहिए। ये पूरी की पूरी उनकी कवायद झूठ पर टिकी हुई है। आज सारे देश के मीडिया में जनसंख्या किसकी कहाँ कितनी बढ़ रही है, किसकी दर क्या है, ये सब के पूरे आंकड़े आ रहे हैं। और उन आंकड़ों में पहली निगाह देख के ही लगता है कि मुसलमानों जो बर्थ रेट है, मुसलमानों का जो जन्म दर है, वो भी हिंदुओं की भांति नीचे गिरा है। फर्क है हिंदुओं की जन्म दर के गिरने में और मुसलमानों की जन्म दर के गिरने में, लेकिन जन्म दर की दर लगातार बढ़ नहीं रही है। उनकी भी दर बहुत तेजी के साथ नीचे गिर रही है।
हिंदुओं की दर भी गिर रही है। दरअसल समस्या कुछ और है। समस्या यह है कि अगर अभी से एक जनसंख्या संबंधी नीति नहीं बनाई गई तो 2036 तक आज जो भारत जवानों का देश है वो प्रौढ़ लोगों का पक्की उम्र वालों का देश हो जाएगा। सबसे बड़ी दुश्चिंता यानी सबसे बड़ी एंजाइटी जो है ना, वो इस समस्या भी ये है। इस एंजाइटी की नुमाइंदगी कौन करते हैं? चंद्रबाबू नायडू, जो कि केंद्र में एनडीए सरकार के प्रमुख पार्टनर है। इसकी एक दूसरी एंजाइटी है जिसको वाणी दी है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने। एम.के. स्टालिन का कहना यह है कि अगर तमिलों की आबादी नहीं बढ़ी तो अभी जब 2026 में या जब कभी लोकसभा का परिसीमन होगा तो परिसीमन में तमिल और पूरे दक्षिण भारत में लोग पूरी तरीके से पिछड़ जाएंगे, क्योंकि परिसीमन का जो फार्मूला पिछले परिसीमन में इस्तेमाल किया गया था, अगर उस फार्मूले को इस्तेमाल किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश में तो 150 सीटें बढ़ जाएंगी। सही बात है। और दक्षिण भारत में कुल मिलाकर 36-37 सीटें ही बढ़ पाएंगी पूरे दक्षिण भारत में। वो अकेले उत्तर प्रदेश में ही 150 सीटें बढ़ जाएंगी। उसमें बिहार की बढ़ी हुई सीटों को और मध्य प्रदेश की बढ़ी हुई सीटों को और जोड़ लीजिए तो जो उत्तर भारत या हिंदी पट्टी है वो बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगी। और पूरे दक्षिण भारत को केवल इसलिए दंडित होना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने उस वक्त आबादी कम करने के लिए ईमानदारी पूर्ण प्रयास किए जब भारत की आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी और हम सब लोग आबादी के बढ़ने से चिंतित थे। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। उत्तर भारत में लगातार बच्चे पैदा किए जा रहे थे। अभी भी उत्तर भारत में जन्म दर जो है वो 2 से ज्यादा है। यानी एक बच्चा पैदा करने की उम्र वाली महिला जो 45 साल तक मानी जाती है उसकी उम्र बच्चा पैदा करने की, वो औसतन 2 या 2 से अधिक बच्चे पैदा करती है। जबकि दक्षिण भारत में ऐसी महिला 1 या 1 से अधिक बच्चा पैदा करती है। 1.6, 1.7 ये वहां की जन्म दर है। माना यह जाता है कि अगर दो तक जन्म दर है तो आबादी बढ़ती रहेगी और ज्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उससे नीचे गिरते हैं और आप 1.5 या उससे नीचे जाते हैं, अगर आप मान लो 1.2 पे आ गए, 1.3 पे आ गए तो बहुत चिंता की बात है। उसके बाद आपकी आबादी में बुजुर्ग लोगों की संख्या बढ़ती जाती है और जवान लोगों की संख्या कम होती जाती है। अब ये तमाम मसले कितने गंभीर हैं आप सोचिए इस बात को। और हिंदुत्ववादी राजनीति का सबसे फूहड़ और सबसे घामड़ किस्म का कोई चेहरा अगर है जिनका नाम है गिरिराज सिंह, वो वहां पर बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा करके 19वीं सदी का पाठ पढ़ा रहे। 19वीं सदी में जो बात प्रचलित की गई थी, 19वीं सदी में बहुत से लोग इस बात को कहते थे, किताबें लिखते थे, वो सारे हिंदुत्ववादी थे, लिखते थे कि भाई मुसलमान हिंदू इज ए डाइंग रेस। ये 19वीं सदी में बात कही गई थी, हिंदू डाइंग रेस, हिंदू धीरे धीरे खत्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं और मुसलमान उनके ऊपर छा जाएंगे या दूसरे लोग उनके ऊपर छा जाएंगे। आज क्या स्थिति है? सारी बातें गलत साबित हुई, सारे अंदेशे गलत साबित हुए। फिर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है। उस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का काम ही सिर्फ ये है कि जगह जगह जहां जहां मुसलमानों की आबादी बढ़ी है उसको बताते रहना और इस प्रकार से हिंदू समाज में वो दुश्चिंता पैदा करना कि वो अल्पसंख्यक होते चले जाएंगे और धीरे धीरे उनके ऊपर मुसलमान हावी हो जाएंगे। ये लगातार इस तरह की कैंपेन चलती है और उस कैंपेन के सबसे फूहड़ उदाहरण अगर कोई है तो वो गिरिराज सिंह है। अच्छा, अब सवाल ये है कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी हैं, संविधान के पर शपथ ले रखी है, उससे बंधे हुए हैं और हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। इसका मतलब है कि सांप्रदायिक आधार पर एक तरह के धर्मावलंबियों को गोलबंद करने में लगे हुए हैं, खुल के कर रहे हैं। रोज सांप्रदायिक बयान देते हैं, उन्होंने भाजपा आला कमान रोक रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। सही बात है। आप सोचिए क्या इससे नीतीश कुमार को चुनौती नहीं मिल रही है? हो सकता है इसमें ये पढ़ा जा सकता है कि भाई बिहार का जो अगला चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री के तौर पर गिरिराज सिंह का चेहरा प्रोजेक्ट कर सकती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। भाजपा का कौन सा नेता है इस प्रकार की कैंपेन कर रहा है? कोई नेता नहीं कर रहा है इस तरह की कैंपेन। फिर नीतीश कुमार का क्या होगा? प्रधानमंत्री जगह तो खाली नहीं है। सही बात है। तो मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी के पीछे अमित शाह खड़े हुए हैं, गडकरी जी खड़े हुए हैं, राजनाथ सिंह जी खड़े हुए हैं, तो लाइन लगी हुई है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की। केवल बिहार की मुख्यमंत्री की गद्दी है जो नीतीश कुमार को मिल सकती है।
अगर भारतीय जनता पार्टी अगर उनको अपना नेता प्रोजेक्ट करने लगेगी राज्य के स्तर पर, तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? एनडीए में इससे फूट पड़ जाएगी। ये कम से कम बेचैनियां तो पैदा होंगी बहुत बड़े पैमाने पर। ठीक तो बात एक है, तरफ बिल्कुल ठीक बात। एक तरफ तो ये राजनीति है, दूसरी तरफ पाले के दोनों तरफ, यानी एक नेता जो सरकार के साथ है, यानी सरकार की बैसाखी बना हुआ है, और दूसरा नेता जो कि सरकार के खिलाफ है, वो दोनों अलग अलग दृष्टिकोणों से अपनी बात कह रहे हैं। दृष्टिकोण अलग अलग हैं। जो चंद्रबाबू नायडू की चिंता है, वो चिंता आर्थिक प्रश्न को लेकर है, और स्टालिन की जो चिंता है, वो चिंता मुख्य तौर पर प्रतिनिधित्व के सवाल को लेकर है, नुमाइंदगी के सवाल को लेकर है। ऐसी बात नहीं कि चंद्रबाबू नायडू ये नहीं मानते हैं कि नुमाइंदगी का संकट है। दोनों ने फोकस कहां कहां किया दोनों की बात पर। ये बहुत ही गंभीर बात है। इसके ऊपर केंद्र सरकार क्या सोच रही है, प्रश्न इस बात का है। केंद्र सरकार का जो एक प्रतिनिधि है, वो तो सांप्रदायिकता फैला रहा है इस सवाल को लेकर। तो केंद्र सरकार क्या सोच रही है? क्या केंद्र सरकार ने इस बात पर चिंतन करने के लिए कोई थिंक टैंक बनाया है? क्या जो नीति आयोग है, नीति आयोग से कहा गया है कि वो आबादी के सही प्रबंधन के लिए कुछ सोचें, कुछ करें? और आबादी का प्रबंधन केवल यही नहीं होता है कि भाई इतने बच्चे आप पैदा करेंगे, इससे ज्यादा पैदा करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा, या इससे ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो आपको इनाम दिया जाएगा। यही नहीं होता है आबादी का प्रबंधन। आबादी का प्रबंधन आपके देश में कैसे संसाधन है, कितनी आपके पास नौकरियां हैं, कितना आपके पास आप कितने लोगों की पढ़ाई का इंतजाम कर सकते हैं, कितने लोगों को आप पौष्टिक आहार दे सकते हैं, आप कितने बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा का इंतजाम कर सकते हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर, ये बहुत बड़ी और मुश्किल कवायद है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर आप जनसंख्या की नीति बनाते हैं। अच्छा, भारत का एक और दुर्भाग्य है कि इस सरकार ने मुद्दतों से जनगणना ही नहीं कराई है। हाँ, सही जब ये बात है। सरकार अगले साल जनगणना, अभी जितने भी बर्थ रेट को लेकर, जन्म दर को लेकर जितने भी आंकड़े हैं, ये पुरानी जनसंख्या के आधार पर है। अब जब नई जनसंख्या के आधार पर नए आंकड़े आएंगे, तब हमें पता चलेगा वास्तव में इस वक्त देश में बर्थ रेट कितना है। बिल्कुल ठीक। दो बड़े सवाल हैं अभय जी। बहुत सफाई के साथ मोदी जी ने, शाह ने, केंद्र सरकार ने ना तो गिरिराज की यात्रा का समर्थन किया, ना विरोध किया, खामोश हो गए। पहला सवाल कि इसके पीछे खेल। दूसरा सवाल ये कि मुसलमानों के बच्चे बढ़ने का एक बड़ा कारण ये होता था कि चूंकि वो पढ़ाई लिखाई कम थी, रोजगार नहीं थे, तो उनकी मानसिकता थी अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा हाथ को काम मिलेगा, परिवार का खर्चा होगा। लेकिन पिछले दिनों में एक सर्वे ये भी आया था कि ये भावना दलितों के अंदर भी आई कि ज्यादा बच्चे होंगे, पढ़ाई लिखाई कम थी, वहां पैसे की तंगी थी, कि ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा काम मिलेगा। बल्कि रिपोर्ट्स तो ये आई थी कि मुसलमानों के मुकाबले में दलितों की आबादी ज्यादा बढ़ी है। तो पहला सवाल ये कि क्या गिरिराज के मौके पे जो बीजेपी खामोश हो गई, मोदी शाह खामोश हो गए, कोई बड़ा खेल है? और दूसरा आबादी का, इन दोनों बातों देखिए, वो खेल क्या है, इसको समझने के लिए राजनीति का बहुत बड़ा विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। वो खेल तो बिल्कुल स्पष्ट है, हर जगह पूरे देश में वो खेल खेला जा रहा है। उस खेल के कुछ पहलू हैं जो एक एक करके हम लोग उस पर चर्चा कर सकते हैं। पहला पहलू ये है कि हिंदुओं में मुसलमान विरोधी भावना का प्रसार करना। इन लोगों का मानना है कि लोकसभा चुनाव के कारण ऐसा लगने लगा है कि मुसलमान विरोधी भावना हिंदुओं में कम हो गई है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में भाई वहां के मुख्यमंत्री बटोगे तो कटोगे, ये सब बोल रहे हैं। बिहार में गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं। तो सब जगह अलग अलग तरीके से ये काम किया जा रहा है ताकि हिंदुओं में सांप्रदायिक राजनीति और प्रचलित हो, वो मुसलमानों के खिलाफ नाराज हों और नाराजगी भर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हो जाएं। एक उसका उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य ये है कि बिहार की जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका एक बहुत पुराना एजेंडा है कि किस तरीके से नीतीश कुमार से हाथ धोया जाए। भारतीय जनता पार्टी की पूरी इच्छा है कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़े, लगातार वो टटोलती रहती है, और जब बहुमत प्राप्त करके अपना मुख्यमंत्री स्वतंत्र रूप से बनाए, वो किसी के ऊपर वो ना हो, किसी के ऊपर निर्भर न बने। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा लिटमस टेस्ट करती रहती है, हमेशा टटोलती रहती है। मेरा मानना है कि गिरिराज सिंह की जो स्वाभिमान यात्रा है, उसके पीछे ये दोनों कारण मौजूद हैं। वो एक तीर से दो शिकार वो करना चाहते हैं। और
अगर ये लोग खामोश हैं तो खामोश कब तक रहेंगे भाई? नीतीश कुमार न केवल बिहार में मुख्यमंत्री हैं, बल्कि वो चंद्रबाबू नायडू की तरह ही केंद्र सरकार की दूसरी बैसाखी पे। नरेंद्र मोदी 2 बैसाखियों पर चल रहे हैं। एक बैसाखी का नाम है नीतीश कुमार, दूसरी का चंद्रबाबू नायडू। तो नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि भाई हमारा महत्व इन लोगों ने मान लिया है, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं लोग, और ना बिहार की राजनीति में हमारी परवाह की जा रही है और ना राष्ट्रीय राजनीति में हमारी परवाह की जा रही है। मेरा मानना है कि इस प्रकार की भाजपा की जो राजनीति है उसका असर बिहार में एनडीए की जो अपनी एकता है उसके ऊपर जरूर पड़ रहा होगा और उसके फलितार्थ निकट भविष्य में निकलकर सामने आएंगे। दूसरा सवाल मेरा था कि दलितों के बच्चे भी ज्यादा होते हैं, देखिए ये तो बहुत ही स्वाभाविक है, बिल्कुल ठीक, बहुत ही जो समुदाय आर्थिक रूप से कमजोर होगा, जिस समुदाय में आमदनी का स्तर बहुत कम होगा, वहां पर वो हमेशा कोशिश करती, एक परिवार में हमेशा कोशिश होगी कि वहां ज्यादा कमाने वाले हाथ हो, इसलिए वो लोग हमेशा ज्यादा बच्चा पैदा करने में विश्वास करते हैं। ये बिल्कुल इसका संबंध इसके साथ बिल्कुल सीधा सा है। अगर 1-2 कमाने वाले हाथ होंगे, क्योंकि आमदनी बहुत कम है, प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम एक दलित परिवार की क्या है, एक मुसलमान परिवार की पर कैपिटा इनकम क्या है? मान लीजिए एक परिवार के अंदर, आज ही मिंट के अंदर बहुत सारे आंकड़े छपे हैं, वो आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं और हर एक को देखना चाहिए कि लोग अपने आप को अमीर कब मानते हैं। तो उसमें आंकड़ा ये आया कि जिस परिवार में पर कैपिटा आमदनी 1 लाख रुपए महीना होती है, उनके अंदर अमीरी की फीलिंग पैदा हो जाती है। मतलब 3 लोग हैं, तीनों लोग 1-1 लाख न्यूनतम कमा रहे हैं, औसतन 1-1 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो उनकी 3 लाख रुपए की महीने की आमदनी हो गई। तो उनके अंदर समृद्धि की, खुशहाली की, अमीरी की फीलिंग अनुभूति पैदा हो जाती है उनके अंदर। अब बताइए जिन परिवारों में लोग 5,000 रुपए पर कैपिटा इनकम है, जिन परिवारों में, तो उन्हें कम से कम 10 लोग कमाने वाले चाहिए, तब वो कुल मिला के 50,000 रुपए कमा पाएंगे। मुसलमानों को भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है और हिंदुओं को भी समस्या का सामना। अब मुसलमानों में जो अशराफ मुसलमान है, यानी जो इलीट मुसलमान है, जो ऊंची जात का मुसलमान माना जाता है, शेख, सैयद, पठान, ये जो लोग हैं, आप इन लोगों को देखिए, ये लोग बच्चे बहुत कम पैदा करते हैं, क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे हैं, ये अफसर हैं, ये व्यापारी हैं और ये अच्छे मुकामों पर बैठे हुए हैं लोग। इनकी तुलना जो हिंदुओं में जो ऊंची जाति के लोग हैं उनके साथ आसानी के साथ की जा सकती है और की जाती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी करती है ये तुलना, ये इस तरह की, इसलिए वहां पर आबादी बढ़ती है। लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमानों में आबादी बढ़ने की दर, यानी जन्म दर में बहुत तेज गिरावट आई है, बहुत बड़ी गिरावट आई है, तकरीबन 46% गिरावट आई है उसके अंदर। तो ये इस चीज को रेखांकित करने की बजाय, इससे मुस्लिम समाज की प्रशंसा करने की बजाय, ये लोग उसके खिलाफ घृणा फैला रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आज भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है बहराइच के दंगों का। वहां लोग बैठे हुए कह रहे हैं कि पुलिस से तो सेटिंग हो गई थी कि 3 घंटे में जितनी आग लगानी हो लगा लो। ये भाव था उसका, पूरी एक लंबा स्टिंग ऑपरेशन है जिसमें कबूल कर रहे हैं कि पुलिस की तरफ से हरी झंडी थी, आग लगानी है, दंगे कराने हैं। और उस भास्कर का स्टिंग ऑपरेशन साफ साफ बताता है कि ये साधारण बात नहीं थी, इसके पीछे साजिश थी। पुलिस का थानेदार शामिल था जो कह रहा था कि दंगे कर दो, आग लगा दो, जला दो बहराइच को। तो ये जो है इस स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद क्या सरकार का एक चेहरा सामने नहीं आ गया? सुप्रीम कोर्ट में आज इतनी बड़ी टिप्पणी, भयंकर टिप्पणी करी है, कल बहराइच के मकान तोड़ने के नोटिस लगा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आपको लगता है कि आप सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हौसला बनाए रखिए, फिर सुनवाइए आज। लेकिन बहराइच का स्टिंग ऑपरेशन बताता है कि सरकार कहीं ना कहीं पीछे से किसी ना किसी बड़े अफसर, कोई और आदमी, नेता शामिल था। बहराइच में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने मुकदमा लगाया युवा मोर्चे पे। उसे लिखा है जो रामगोपाल की जिसकी हत्या हुई थी उसका शव उसके घर वाले इतना नहीं चाह रहे, वो चाह रहे दाह संस्कार, यदि कुछ और लोग हैं वो चाह रहे थे कि हिंसा भड़क जाए। और मेरे बेटा जब अस्पताल से मैं निकला तो वहां पे मेरी गाड़ी पे फायरिंग की गई, पथराव किया गया, शीशा क्रॉस, मेरे बेटे की कनपटी में गोली लगती, मर जाता वो। ये भाजपा का विधायक कह रहा है और आरोप लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी यूथ विंग के अध्यक्ष पे, बाकायदा एफआईआर दर्ज है। बहराइच में जो आग लगाने की कोशिश की गई, ये बहुत खतरनाक बात नहीं है क्या? बहराइच में क्यों आग लगाने की कोशिश की गई?
अगर आपको इसका कोई प्रमाण इसका एक सिक्कावन सबूत जाना है तो नूपुर शर्मा का वक्तव्य पढ़ लीजिए। नूपुर शर्मा कौन है? हम और आप दोनों जानते हैं। ये नूपुर शर्मा वही हैं जिन्होंने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ एक अपमानजनक वक्तव्य दिया था, जिसकी वजह से भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बदनामी हुई और नूपुर शर्मा को भाजपा से बाहर कर दिया गया। तब से बिल्कुल खामोश पड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही बहराइच की घटना हुई और वो रामगोपाल मिश्रा वाला प्रकरण हुआ, उसके बाद में जो उसके बारे में जो अफवाहें उड़ाई गई, उन अफवाहों के ऊपर नूपुर शर्मा ने एक लेक्चर दिया। उस लेक्चर का जो उनका वीडियो है सब जगह वायरल हुआ। उस लेक्चर में नूपुर शर्मा कहती हुई नजर आ रही हैं कि भाई उनको 35 गोलियां मारी गई, उनके नाखून उखाड़े गए, उनको ये अत्याचार किया गया, वो अत्याचार किया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नूपुर शर्मा को किसी ने बताया कि भाई ये इसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट है, ये इसकी शल्य क्रिया के बाद में ये रिपोर्ट है, आप इसको देखिए, जिसमें इस तरह के तमाम आरोपों का खंडन किया गया। उसके बाद नूपुर शर्मा को लगा कि ये मुझसे गलती हो गई, तो नूपुर शर्मा ने फिर इसके ऊपर माफी मांगी। पहले आपने सांप्रदायिक विचार किया उसका, और उसके बाद नूपुर शर्मा ने उसके ऊपर माफी मांगी। तो ये मैं केवल एक प्रमाण के तौर पे कह रहा हूं कि बहराइच की घटना का हिंदुत्ववादी भारतीय जनता पार्टी वाले लोग किस तरह का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन इस्तेमाल ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। ये दिक्कत है। लोग समझ गए ना, लोग भी समझ गए हैं, और भाजपा के अंदर भी कुछ, जैसे वो एमएलए का जो कहना है, उसने रिपोर्ट लिखाई, जो आरोप लगाया युवा मोर्चे के नेता के ऊपर, उससे निकल के आती है। मेरा कहना यह है कि अब चुनौती पूरी तरीके से योगी सरकार के सामने है। उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने चुनौती है कि वो इस स्टिंग ऑपरेशन का, भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन का खंडन करें। वो कहें कि स्टिंग ऑपरेशन गलत है। भाई कुछ तो कहिए आप। स्टिंग ऑपरेशन हो गया, तथ्य लोगों के सामने आ गए, अब आप कुछ तो कहिए कि ये गलत है, सही है, क्या है, इसमें क्या गड़बड़ी है, इसका पद्धति इसकी गलत है, क्या है, कुछ तो कहिए इसके बारे में। ये चुप्पी क्यों है इतनी? इस बात का सबूत है कि इनकी पूरी साजिश थी, उसकी पोल खुल चुकी है। अभय जी, मुझे कभी कभी बड़ी चिंता भी होती है, हैरानी भी होती है। 20, 25, 30 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की, 22 लाख वाला मणिपुर नहीं समझ रहा। रोज मुसलमानों को बेइज्जत किया जा रहा है। 10 साल तक आप सबका साथ सबका विकास 11 साल से कर रहे हैं, 7 साल से दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, ये हमारा विकास का मॉडल है। योगी जी तमाम जगह कहते रहते, लेकिन लोकसभा चुनाव में जब हवा निकल गई, लोकसभा में चुनाव में जब विकास का मॉडल ध्वस्त हो गया, तो अपने पुराने फेवरेट रवैये पे आ गए। महाराष्ट्र के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के होर्डिंग लगे हैं और फिर लिखा हुआ है कटोगे, अगर बटोगे तो कटोगे। इस लाइन का क्या मतलब है जो आप बता रहे हैं? कि मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश एक बार फिर से सांप्रदायिक हिंसा की आग को जलाने को, झेलने को अवशक्त हो गया है। अभी और साजिशें होती रहेंगी, और फिर मुसलमानों के मन में जो डर हो रहा है, ये जो आशंका हो रही है, वो जो आतंकित हो रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले में उनको कमेंट सुनने को मिल रहे हैं। बहराइच वाली घटना में दिल्ली गया, मेरे एक बहुत पढ़े लिखे मित्र, वो कहने लगे देखो कितनी बुरी तरह से रामगोपाल को मारा गया, इसके नाखून उखाड़े। मैंने कहा झूठ है ये तो। बोले नूपुर शर्मा का बयान आपने सुना नहीं क्या? आपको तो काम, कितने नूपुर शर्मा माफी मांग ले, आपको तो काम हो गया। तो ये मान लेना चाहिए कि जो विकास का मॉडल आप कह रहे थे वो झूठ था, और अब उत्तर प्रदेश में इन उपचुनाव को जीतने के लिए किसी भी सीमा तक कुछ भी लोग जाएंगे। नहीं, मैं आपकी इस टिप्पणी से बिल्कुल सहमत हूं। यही सब हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बहराइच के जरिए हो रहा है, बिहार में गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के जरिए हो रहा है। सब जगह अलग अलग मॉडल है, हर प्रदेश में अलग अलग तरीके से ये सब इस तरीके के काम किए जा रहे हैं कि किस तरीके से सांप्रदायिकता फैलाई जाए। आप भाजपा के नेताओं से अलग व्यक्तिगत रूप से मिलिए, उन्हें पूरा भरोसा हो कि उनकी बात कोट नहीं की जाएगी, उनका नाम नहीं लिया जाएगा। वो साफ कहते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान करने वाले हैं। तो पहले से वो कर ही रहे हैं। उनको लोकसभा के चुनाव में जो झटका लगा है ना, उससे थोड़ा बहुत घबरा गए। उनको लगा कि भाई जो हिंदू एकता बनाते थे, हमारी जो बेअसर हो गई। हम मानते थे कि ये लोग स्थायी रूप से मुसलमान विरोधी है, लेकिन मुसलमान विरोधी तो ये लोग नहीं निकले। हमें वोट जरूर देते थे, लेकिन मुसलमान विरोधी नहीं थे। तो ये सब पूरी बात निकल कर आ गई है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं विश्वास है कि भाजपा वाले कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी बहराइच जैसी साजिशें कर लें, लेकिन अब पुराना जो मुसलमानों का भय दिखाकर हिंदुओं को गोलबंद करने का जो हथकंडा था, ये हथकंडा अब परवान नहीं चढ़ने वाला है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब थोड़ा सा गुजरात भी चलते हैं, वहां पे गजब हुआ है। गांधीनगर में एक आदमी पकड़ा गया, वो बाकायदा नकली अदालत लगाया हुआ था।
मतलब वो उसने बाकायदा अदालत की, चपरासी था, अर्दली था, 100 एकड़ जमीन थी, उसने किसी के नाम ऑर्डर कर दी थी, कब्जे आ रही थी। आपको याद होगा गुजरात का एक व्यक्ति कश्मीर पहुंच गया था, उसने कहा था मैं पीएमओ में हूँ, उसको बाकायदा सिक्योरिटी मिल गई थी, गाड़ियां मिल गई थी, गनर मिल गया था, पूरे कश्मीर के फोटो डाल रहा था। अब वो गांधीनगर में भाई साहब मिले हैं, वो बाकायदा जज बन गए थे, अदालत लगा ली थी उन्होंने, अदालत से फैसले। ये गुजरात मॉडल जो है, जो देश में लाया जा रहा था, ये क्या मॉडल अभी अभी और कुछ देखने को बाकी है? भाई देखिए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वाले आपको टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। भाई आपको और हमारे ऐसे लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग क्यों कहा जाता है? हम लोग इस तरह की बातें करते हैं, जैसी बात आप कर रहे हो, मैं आपकी बात का समर्थन करूंगा, आप जानते हैं। तो ये हम दोनों दरअसल टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं, इस बात को ध्यान रखिए। कुछ भी कहने से पहले सोच लिया कीजिए। गुजरात में कोई अदालत फर्जी हो कह सकती है? गुजरात का तो हर व्यक्ति जज है, हर व्यक्ति की हैसियत वो है, वो कुछ भी करेंगे वो। यहाँ तो हालत यह है कि किसी सरकारी अधिकारी का अगर लोगों को पता लग जाए इनका ट्रांसफर गुजरात हो गया है या गुजरात में उसे कोई नियुक्ति मिल गई है, तो उसमें उसको लोग इस तरह से देखने लगते हैं कि इनको सुरखाब का पर लग गया है। गुजरात जो है, धरती पे कश्मीर स्वर्ग होगा, लेकिन गुजरात भारत का स्वर्ग है। गुजरात की एक खास बात है। इस वक्त देखिए ना, महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है, वो कह रही है कि हमें गुजरातियों से महाराष्ट्र को बचाना है, महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बने रहना है। वो तो चुनाव में मुद्दा बनाने वाले हैं इस बात को। गुजरातियों का जो महाराष्ट्र में अतिक्रमण हो रहा है, जो महाराष्ट्र का सामान, महाराष्ट्र का उद्योग गुजरात जा रहा है, ये सब जो हो रहा है, इस अतिक्रमण का वो लोग तो बहुत बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं। बात तो ठीक है। वैसे यूपी में चाहे अयोध्या में ठेके हों, इलाहाबाद के ठेके हों, सब गुजराती भाई। एक नारा तो हम लोग कई बार अपने स्लोगन में कहते हैं कि माल कमाएगा गुजराती भाई, घंटा बजाएगा यूपी बिहार का भाई। तो लोगों को घंटा बजाने का काम दे दिया गया कि जाओ किसी घर पे भी झंडा बदल दो, झंडा उतार दो, झंडा लगा दो, कावड़ यात्रा निकाल दो, माल कमाएगा गुजरात का भाई। कभी झंडा उतारते हुए गुजरात का भाई नजर नहीं आता, लेकिन पता नहीं मुल्क को किधर ले जाएंगे। फिलहाल बहुत रोचक बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतनी बातचीत की, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे अभय द्विवेदी जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। मुझे लगता है कि काफी आपको समझ आया होगा राजनीति के विषय में। अपना प्यार बनाए रखिएगा, शुक्रिया, थैंक यू।